हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, without women participating side by side with men, इसमें आपको गलत खोजना है कि कौन सा पार्ट गलत है। जो पार्ट गलत है वही आपका जवाब होगा। अगर पार्ट ए में अगर गलत नजर आता है तो पार्ट ए हमारा आंसर होगा। यदि पार्ट ए सही है और गलत यहां नहीं है तो आप पार्ट बी की ओर जाइए। कुछ गड़बड़ है तो आपका पार्ट बी आंसर होगा। और लगता है कि ये भी ठीक है, पार्ट बी भी सही है, तो आप आगे बढ़िए, पार्ट सी की ओर देखिए। अगर लगता है कि अगर ये अगर गलत है तो आपका आंसर सी होगा। और लगता है कि गलत कहीं नहीं है, सभी का सभी सेंटेंस सही है, तो फिर आपका आंसर जो होगा वो नो एरर होगा, डी होगा। बच्चों, आपने इसका आंसर क्या किया है ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप अपने स्कोर को जरूर आप मतलब सेंड करें कंटेंट में। जो आपके कमेंट बॉक्स है उसमें आप जरूर शेयर करें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे स्टूडेंट अभी क्या कर रहे हैं। इसमें वो पार्ट ए है, वो पार्ट ए है, इसका कारण क्या है, पार्ट ए के गलत होने का कारण क्या है। देखिए, कैन के बाद आप ऐसा समझिए, कैन के बाद आने वाला जो वर्ब होता है ना वो V1 रूप में होता है ना। ये सक्सीडेड जो है ना ये V2 रूप में है, आप ऐसा समझिए, या V3 रूप में है। मतलब क्या सक्सीडेड जो है ना, देखिए सक्सीड हमारा V1 है। पहले आप इसके बेसिक पहले अंतर को समझिए। सक्सीड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सफल होना। अब इसका जो V2 और V3 अगर हम बनाते हैं तो वो सक्सीडेड होता है। लेकिन बेसिक रूल क्या कहता है, बेसिक रूल कहता है कि कैन के बाद आने वाला वर्ब जो होना चाहिए वो V1 रूप में होना चाहिए। यानी कि हमारा यहाँ पर सक्सीडेड के जगह पर यहाँ पर ईडी हमारा गलत इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर सक्सीडेड की जगह पर सक्सीड होना चाहिए। अतः हमारा 1 का राइट आंसर जो होगा वो ई होगा। बच्चों, आप इसमें जो कॉमन एरर्स देख रहे हैं आप इसे खुद से बनाने की कोशिश करें। वीडियो थोड़ा तेजी से बढ़ेगा, आप वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करके आप समय लेकर के इसे बनाएं, ठीक है ना। अभी प्रैक्टिस का अभी समय है, अभी प्रैक्टिस के समय में तो टाइम लगता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ गलत भी होंगे है ना, तो उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। कह रहे कि एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। एक बार बात को फिर से करें, एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, ये हमारा ये कॉलम 1 रहा, मतलब ये खंड 1 है। फॉर आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसकी एरर बहुत ही साधारण टाइप के एरर है। आपको विश्वास नहीं होगा कि इसके एरर ऐसे भी हो सकते हैं। ये आपको देखने में लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, हो सकता है कि आपको इसका हिंदी समझ में नहीं भी आए, लेकिन इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर कॉमन एरर हमें खोजना है, बहुत आसान है ना। यहाँ पर ये होना चाहिए फॉर टुमारो बिलोंग्स, यहाँ पर बिलोंग की जगह पर बिलोंग्स होना चाहिए। हमारा पार्ट जो होगा वो बी गलत है, यानी कि इसका हमारा 2 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। पर यहाँ कारण क्या है कि टुमारो यहाँ पर जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और इसके साथ जो वर्ब होना चाहिए वो बिलोंग्स होना चाहिए।
यानी कि हमारा 2 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। करेक्ट, हिज अपील फॉर फंड्स मेट ए पुअर रेस्पॉन्स। करेक्ट, हिज अपील फॉर फंड्स, पैसे के लिए उसने जो अपील किया है, मेट ए पुअर रेस्पॉन्स, उसे अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला है। बच्चों इसमें जो पार्ट जो गलत है वो आपका आंसर मतलब जो पार्ट गलत है वो पार्ट बी है, यानी कि आपका आंसर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मेट का यहाँ प्रयोग विथ होना चाहिए, यहाँ पर मेट के जगह पर मेट विथ होना चाहिए, मतलब उसे बहुत पुअर रिस्पॉन्स प्राप्त हुआ है। यहाँ पर मिलने का सेंस नहीं है, यहाँ पर प्राप्त होने का सेंस है कि इज अपील फॉर फंड्स, ठीक है ना, मेट विथ, यहाँ पर विथ होना चाहिए, मेट विथ अ पुअर रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कि हमारा जो 3 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करेक्ट, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ ए ग्लेशियर द फॉर्म ऑफ द ग्रेट लेक्स वाज वेरी स्लो। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लिया जाए। करेक्ट, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ ए ग्लेशियर, है ना, मतलब ग्लेशियर के मूवमेंट वैसा था जिसके कारण से द फॉर्म ऑफ द ग्रेट लेक्स वाज वेरी स्लो। बच्चों इसमें जो गलत है वो पार्ट बी गलत है। इसका कारण क्या है, यहाँ पर फॉर्म का मतलब रूप होता है, थोड़ा इस बात को समझिएगा, फॉर्म का मतलब रूप होता है, लेकिन कह रहा है क्या कि ग्रेट लेक्स जो कि कनाडा में है, ग्रेट लेक्स का जो निर्माण था ना वो बहुत स्लो था। यहाँ पर निर्माण का सेंस यहाँ पर होना चाहिए, आपका रूप का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, इस सेंटेंस में रूप का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर निर्माण का सेंस है कि ग्लेशियर के मूवमेंट के वजह से, जो ग्लेशियर का जो मूवमेंट था, जो खंड ए कह रहा है कि बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ ए ग्लेशियर, मतलब ग्लेशियर के मूवमेंट के वजह से द फॉर्म ऑफ द ग्रेट लेक्स, ठीक है ना, वाज वेरी स्लो। यहां पर फॉर्मेशन होना चाहिए, फॉर्म की जगह पर क्या होना चाहिए, फॉर्मेशन होना चाहिए, निर्माण, यहां पर निर्माण का सेंस है, ठीक है ना, यहां पर निर्माण का सेंस है, यहां पर फॉर्म रूप का कोई मतलब नहीं है कि ग्रेट लेक्स के निर्माण में जो ग्रेट लेक्स का जो निर्माण था वो काफी स्लो था, यानी कि यहाँ पर फॉर्म का प्रयोग गलत हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए वर्ड फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका मतलब है कि हमारा जो 4 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आगे देखा जाए, करे क्या, द बेस्ट वे इन विच यू कैन ओपन द बोतल इज बाय पुटिंग इट इनटू हॉट वाटर फर्स्ट। कह रहे कि बोतल खोलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इसको गर्म पानी में पहले रख दें, ठीक है ना। एक बार फिर से देखा जाए, द बेस्ट वे है ना, इन विच यू कैन ओपन द बोतल, यानी कि बेस्ट वे क्या है बोतल खोलने का, इज बाय पुटिंग इट इनटू हॉट वाटर फर्स्ट, कि आप इसे पहले गर्म पानी में रखें। बच्चों ये बहुत ही फंडामेंटल इसमें एरर है, थोड़ा सा है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। इसका जो राइट आंसर है वो ए है ना, 5 का राइट आंसर ए है। अब इसका वजह क्या है, एक क्यों है, देखिए करेंगे द बेस्ट वे, कोई चीज कैसे किया जाता है, कोई चीज करने का तरीका क्या है, इसको बताने के लिए प्रीपोजिशन हम बाय का प्रयोग करते हैं। बाय बताता है कि कोई चीज हम कैसे करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा वाक्य इस प्रकार होना चाहिए, द बेस्ट वे बाय विच, है ना। देखिए यहां पर एक बार और बाय का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब वो प्रोसेस बता रहा है कि कोई चीज हम कैसे करते हैं। तो द बेस्ट वे इन की जगह पर क्या होना चाहिए, इन की जगह पर बाय होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारा 5 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइएगा नंबर 6 में, कह रहा क्या, द फ्रूट कैन बी मेड टू जैम, है ना, फ्रूट को जैम बनाया जा सकता है। कह रहा क्या, द फ्रूट कैन बी मेड टू जैम। देखिए जब आप एक चीज को जब दूसरे चीज में जब कन्वर्ट करते हैं, उसके स्वरूप को चेंज कर देते हैं, फ्रूट आपका जाम हो गया, यानी कि उसका स्वरूप चेंज होगा। तो जब स्वरूप चेंज होने के लिए ना इनटू का प्रयोग किया जाता है, जब एक चीज जब दूसरे चीज में कन्वर्ट हो जाता है तो वहां पर हम इन का प्रयोग नहीं करके, टू का प्रयोग नहीं करके वहां पर इनटू का प्रयोग करते हैं। ओके, इसका मतलब है कि हमारा पार्ट सी हमारा सही आंसर बनेगा, यानी कि हमारा 6 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। यहां पर इस तरह से होना चाहिए, द फ्रूट कैन बी मेड इनटू जैम। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। नंबर 7 में क्या कर रहा है, इट इज नो सीक्रेट that the president wants to have a second term of office. It is no secret, इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है, that the president wants to have a second term of office, वो दूसरी कार्यकाल को लेना चाहते हैं। बच्चों इसमें एरर क्या है, पहले आप एरर चुने, इसके बाद हम बात करेंगे आपसे।
बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, राइट आंसर नो एरर होना चाहिए। इस सेंटेंस में कहीं भी एरर नहीं है। इट इज नो सीक्रेट, ये खंड सही है। अच्छा, दैट द प्रेसिडेंट वांट्स टू, ये यहां तक तो सही है ना, कि प्रेसिडेंट चाहते हैं, टू वर्ब के लिए है तो यहां पर टू सही है। टू हैव अ सेकंड टर्म ऑफ ऑफिस, और ऑफिस के सेकंड टर्म को आप हैव करते हैं, है ना, तो इसका मतलब कि हमारा हमारा सेक्शन सी भी सही है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। हमारा 7 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। आते नंबर 8 में, करे क्या, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आर वर्किंग थ्रू आउट डेज एंड नाइट्स टू रिपेयर द डैमेज। ठीक है ना, इसको ये क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लिया जाए। करे क्या, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आर वर्किंग थ्रू आउट डेज एंड नाइट टू रिपेयर द डैमेज। दिनों रात काम कर रहे हैं, वो दिनों रात काम कर रहे हैं, ठीक है ना, डैमेज को ठीक करने के लिए। बच्चों इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए। अब वजह क्या है बी होने का, तो थ्रू आउट का ना सुपरफ्लुअस यूज हुआ है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। थ्रू आउट है ना की कोई जरूरत नहीं है। हम बिना थ्रू आउट से भी ये बात कह सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आर वर्किंग डेज एंड नाइट। थ्रू आउट की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर थ्रू आउट का जो प्रयोग हुआ है ना, सुपरफ्लुअस हुआ है, मतलब अनावश्यक हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहां से आप थ्रू आउट को हटा दें, यहां से थ्रू आउट को आप हटा दें। इसका मतलब है कि 8 का राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए आगे मूव किया जाए। करे क्या, क्वेश्चन नंबर 9 में, लुक द बॉय ओवर देयर वियर, ठीक है ना, द सेम स्वेटर एज यू। करे क्या, लुक, देखो, द बॉय ओवर देयर, वहां जो लड़का है, वियर द सेम स्वेटर एज यू। बच्चों इसमें बहुत ही फंडामेंटल इसमें एरर है, और इस तरह के एरर को जरूर कैच किया जाना चाहिए। देखिए यहां पर जो गलत है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर वियर के जगह पर वियर्स अगर होना चाहिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि वियर के जगह पर वियर्स होना चाहिए, तो आप गलत है। ठीक है कि आपका आंसर सही होने जा रहा है, इसका आंसर बी होगा। लेकिन यहां ये कारण नहीं है कि यहाँ पर वियर्स होना चाहिए, यहाँ पर वियरिंग होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा ये कैसे बनेगा, अगर मुझे कहना कि मैं कोट पहना हूं, तो हमारा वाक्य ऐसे बनना चाहिए, आई एम वियरिंग ए कोट, यानी कि अभी मेरे शरीर पर कोट है। चलिए हम ऐसे लिखेंगे, आई एम वियरिंग ए कोट। अगर मुझे कहना है कि मैं एक टाई पहना हूं, तो मैं खड़ा हूं। अच्छा ये कैसे बने, मैं बैठा हूं, यानी कि बोलते समय मैं बैठा हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, आई एम सिटिंग, आई एम सिटिंग। चलिए ऑन ए चेयर, आई एम सिटिंग इन ए चेयर, में एक चेयर पर बैठा हूं। कहने का तात्पर्य कि सारा बात कंटिन्यूअस टेंस से बनता है। तो हमारा सेंटेंस किस प्रकार होना चाहिए, लुक द बॉय ओवर देयर वियर इज वियरिंग, है ना, ये पूरा हमारा चेंज हो जाएगा, इज वियरिंग हो जाएगा, इज वियरिंग द सेम स्वेटर एज यू, यानी कि जो बॉय वहां है वो तुम्हारे तरह ही स्वेटर पहना है। तो यहाँ पर क्या गलत है, वियर का यूज जो है वो गलत किया गया है। यहाँ पर वियर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इज वियरिंग होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब है कि हमारा कौन सा पार्ट गलत है, पार्ट बी गलत है। 9 का आंसर जो होगा वो बी होगा। आते नंबर 10 में, करे क्या, इट बिगिंस टू टर्न डार्क, शेल आई स्विच ऑन द लाइट्स। एक बार फिर से बात को समझा जाए, करे इट बिगिंस टू टर्न डार्क, ठीक है ना। चलिए शेल आई स्विच ऑन द लाइट्स, इसका पहले भाव निकालिए। करे क्या कि अंधकार होना शुरू हो गया है, शुरू हो रहा है, अंधकार होना शुरू हो रहा है, क्या मैं लाइट को ऑन कर दूं। ये करे कि अब अंधकार होना शुरू हो गया है, क्या मैं लाइट को ऑन कर दूं। तो यहां पर इसका मतलब इट बिगिंस नहीं होना चाहिए, है ना, इसका जो पार्ट है वो ए गलत है। इट बिगिंस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इट इज बिगिनिंग होना चाहिए, कि अब अंधकार होना शुरू हो गया है, अब क्या मैं लाइट को ऑन कर दूं। तो इट इज बिगिनिंग टू टर्न डार्क होना चाहिए। इसका मतलब है कि 8 का राइट आंसर हमारा ए होगा, सॉरी 10 का जो राइट आंसर होगा हमारा ए होगा। चलिए हम लोग आगे बात को कैरी करते हैं, नंबर 11 में आते हैं। द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम, है ना, इन द क्लास टुडे। यहाँ पहले बात को समझा जाए। कर है क्या कि द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे, इसका हिंदी ये निकलेगा कि आज क्लास में स्टूडेंट्स ने मजे किए, है ना, मजे किए। देखिए ये काम हो चुका है, लेकिन इसको दिखाया गया है हैव अ गुड टाइम। हैव ए गुड टाइम यहाँ पर गलत इस्तेमाल हुआ है, हैव अ गुड टाइम नहीं होना चाहिए। ये बात कंप्लीट हो गया, बात बीत गया है, बात फिनिश हो गया है। एक बार बात को फिर से, द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि आज क्लास में, ठीक है ना, स्टूडेंट्स एंजॉय करते हैं, नहीं किए हैं, ये होना चाहिए। ये इसका मतलब कि हैव अ गुड टाइम आपका प्रेजेंट टेंस में है ना, इसको पास्ट टेंस में ले जाना है। तो यहाँ पर हैव की जगह पर क्या होना चाहिए, हैव की जगह पर हैड होना चाहिए।
ठीक है ना। यहाँ पर टुडे से मत घबराइएगा, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये V2 रूप में है, ये V2 रूप में है। तो इसका मतलब है कि हमारा सेंटेंस किस प्रकार होना चाहिए, द स्टूडेंट्स हैड अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे। इसका मतलब है कि हमारा ए पार्ट जो है वो गलत पार्ट है, तो 11 का राइट आंसर हमारा जो बनेगा वो ए बनेगा। आते 12 नंबर में, करेक्ट, LIC वाज फाउंड ऑन September 1 1956 वाया द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट। यानी कि LIC का गठन किया गया था 1 सितंबर 1956 को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट के माध्यम से के द्वारा। बच्चों इसमें जो गलत पार्ट है ना वो पार्ट ए है। वो क्यों ए है वो थोड़ा इसको क्लियर कर लिया जाए। देखिए यहां पर स्थापित करने का सेंस, एक फाइंड का मतलब होता है पाना, तो इसका जो V2 और V3 होता है फाइंड, फाउंड, फाउंड मतलब पाया, थोड़ा ध्यान दिया जाए। लेकिन यहाँ पर पाने वाला सेंस नहीं है, यहाँ वास के बाद V3 होना चाहिए, तो यहाँ पर ये पाने वाला का V3 दिया है। यहाँ पर हमें स्थापित करने का सेंस है, तो स्थापित करने में फाउंड V1 होता है। देखिए एक फाउंड का मतलब पाया हुआ, एक फाउंड का मतलब पाया हुआ, और एक फाउंड का मतलब स्थापित करना। एक फाउंड का मतलब होता है किसी चीज को स्थापित करना, तो इसका जो V2 V3 होगा वो होगा फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, है ना। कैसे रूप चलेगा, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पर फाउंड के जगह पर क्या होना चाहिए, फाउंड के जगह पर होना चाहिए फाउंडेड होना चाहिए। तो बच्चों 12 का राइट आंसर क्या होने जा रहा है, 12 का राइट आंसर जो होगा वो ई होगा। आते हैं नंबर 13 में, करेक्ट, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। एक प्रोवर्ब है, फेमस प्रोवर्ब है कि हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। देखिए यहां से बहुत अच्छी बात है, पहले आप एरर चेक कीजिए, पहले आप एरर चेक कीजिए कि एरर कहाँ है, इसके बाद हम बात करेंगे। बच्चों इसमें जो एरर पार्ट है ना वो सी है। वो क्यों सी है, क्योंकि यहाँ ऑल से ना वस्तु का बोध हो रहा है, तो जब ऑल से जब वस्तु का बोध होता है, थिंग्स का बोध होता है, ठीक है ना, या कोई कॉन्सेप्ट का बोध होता है, तो फिर यहां पर ऑल के साथ वर्ब सिंगुलर होता है। वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। लेकिन जब ऑल से जब पीपल का सेंस निकलता है, लोगों का सेंस निकलता है, तब इसके बाद वर्ब जो होता है वो प्लुरल होता है। कह रहा है क्या कि सभी चीजें जो चमकती हैं, ग्लिटर्स करती हैं, वो सोना नहीं होती हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑल से ऑब्जेक्ट का बोध हो रहा है, व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है। यहाँ पर आर के जगह पर क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब है कि हमारा जो पार्ट होगा वो सी गलत है, और होना क्या चाहिए, आर के जगह पर वहां पर इज होना चाहिए। ये हमारा करेक्ट आंसर पूरा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि आपने कभी सुना ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है, तो क्या कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट है ना, ऑल इज वेल, ये एक फेमस ये एक फ्रेज है, ऑल इज वेल। यहाँ पर ऑल के साथ वेल लगा है, यहाँ ऑल के साथ इज लगा है। अगर कहना कि घर के बाकी सभी लोग ठीक है, तो फिर हम वहां क्या यूज करेंगे, ऑल आर वेल का इस्तेमाल करेंगे जब हम पीपल को दिखलाएंगे तब। चलिए आगे देखा जाए, नंबर 14 में क्या करें, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल। एक बार बात को फिर से सुना जाए, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फेलिंग। हमारा गौरव इस बात में नहीं है कि हम लोग कभी फॉल नहीं करते हैं, कभी गिरते नहीं हैं, बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल। लेकिन ग्लोरी किस बात में है कि जब भी गिरे उठ जाए, ग्लोरी इस बात में है। बच्चों ये एक प्रेजेंट टेंस में ये चल रहा है वाक्य, ये पूरा का पूरा वाक्य प्रेजेंट टेंस में चला है, लेकिन यहां पर फेल दे दिया है पास्ट टेंस में। ये पूरा का पूरा खंड प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी है ना, इज प्रेजेंट टेंस, नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। यहां पर फेल के जगह पर क्या होना चाहिए, यहां पर फेल के जगह पर फॉल होना चाहिए। अतः हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। 14 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। आते नंबर 15 में, करेक्ट, इट इज स्टिल ट्रू दैट द इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मानसून। करेक्ट, इट इज स्टिल ट्रू दैट द इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मानसून। यह अभी भी सच है कि जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो मानसून पर निर्भर है। यह करें कि यह बात अभी भी सच है कि जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो मानसून पर निर्भर है। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या आपको लगता है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप पहले ट्राई कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसका कोई एरर पार्ट है तो देखा जाएगा। बच्चों इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए ना वो नो एरर होना चाहिए, ठीक है ना। ये 15 का राइट आंसर डी होगा।
एक बार बात को फिर से देख लेते कि गलत का है, जबरदस्ती गलत नहीं खोजना है हमें। इट इज स्टिल ट्रू, यह अभी भी सच है, ठीक है। दैट द इंडियन इकोनॉमी, की भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंट एडजेक्टिव है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इज डिपेंडेंट ऑन मानसून, ये भी पार्ट ठीक है। इसका मतलब है कि 15 का कहीं भी कुछ गलत नहीं है, 15 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। आते नंबर 16 में, करे क्या, वेयर देयर इज ए विल, है ना, देन देयर इज ए वे इज एन ओल्ड एपिथेट। इसमें हमें गलत चुनना है। करे क्या, वेयर देयर इज विल, है ना, देन देयर इज ए वे इज एन ओल्ड एपिथेट। बच्चों प्रोवर्ब ये नहीं कहता है, प्रोवर्ब में थोड़ा सा इस तरह से बात कहा गया है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां चाहे वहां राह है। यहाँ पर देन की कोई जरूरत नहीं है, देन को हटा दिया जाए, क्योंकि ये जो कहावत है कि जहां चाह है वहां राह है, उसमें देन कहीं नहीं है। वाक्य का प्रारूप इस प्रकार होना चाहिए, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। इसका मतलब है कि हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए वो 16 का राइट आंसर बी होना चाहिए। यहां से आपको देन को हटाना है। चलिए आते हैं 17 नंबर में। करे क्या, ही हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ इंक्वायरी। ही हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड, मतलब सम्मानित है ना, सम्मानित है ना, मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ इंक्वायरी। वो इंक्वायरी कमिटी का सबसे सम्मानित मेंबर्स में से एक है। बच्चों एक बहुत ही, देखिए ये भले बड़े बड़े ये टाइप के आपको एरर मिल रहे हैं, लेकिन इसका आंसर बहुत आसान है। जब आप इसके आंसर को जानेंगे तो आप शॉक्ड रह जाएंगे कि इतना छोटा भी इसमें बात हो सकता है। एरर का मतलब ये होता है, एरर चाहे किसी भी एग्जाम्स का ले आप यही पाएंगे कि उसका जो नेचर होता है वो बहुत बेसिक नेचर का होता है। यहां भी एलिमेंट्री हमें जानकारी की जरूरत है, बहुत हाई फाई की जानकारी की जरूरत नहीं है। अगर आपको एलिमेंट्री जानकारी है और बढ़िया प्रैक्टिस है तो ऐसे सवाल जरूर और जरूर बनेंगे। करे क्या, ही हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड मेंबर्स। वन ऑफ के बाद नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। वन ऑफ जहां लगा तो नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा राइट आंसर बी होगा, 17 का राइट आंसर बी होगा। आइएगा नंबर 18 में। करे क्या, इरिगेशन वर्क्स हैव अ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन एन एग्रीकल्चरल कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर रेनफॉल इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सीजन्स। बहुत लंबा आपको एरर ये दिखाई दे रहा होगा, लेकिन क्या मजाल कि इसमें कोई कठोर नियम होगा, बहुत कठिन नियम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही फंडामेंटल नियम पर ये सारे एरर्स बनने वाले हैं। आपको नियम का पुलिंदा नहीं पढ़ना है। इरिगेशन वर्क्स हैव ए स्पेशल इंपॉर्टेंस, यानी कि जो इरिगेशन के जो काम है उसका एक अलग मतलब महत्व है। इन एन एग्रीकल्चरल कंट्रीज, है ना, मतलब कि कृषक देशों में, लाइक इंडिया, ठीक है, वेयर जहां पर रेनफॉल इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जहां पर जो वर्षा जो होती है अनइक्वली होती है, कहीं पर ज्यादा होती है कहीं पर नहीं होती है, थ्रू आउट द सीजन, पूरे सीजन के दौरान। बच्चों इसमें जो गलत पार्ट है ना वो पार्ट बी है। कारण क्या है कि देखिए यहां पर एग्रीकल्चर कंट्रीज लिखा है, ये प्लूरल फॉर्म है, यहां पर जरूरत भी है प्लूरल फॉर्म की, है ना। करे क्या, इरिगेशन वर्क्स हैव ए स्पेशल इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चरल कंट्रीज लाइक इंडिया, ठीक है। कहने का मतलब है कि प्लूरल के साथ एन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, सिंगुलर के साथ एन का प्रयोग होता है, यानी कि यहां से आपको एन को हटाना होगा। इतने छोटे छोटे एरर हैं इतने बड़े बड़े वाक्यों में। यहां पर प्लूरल होने के कारण आप समझते हैं कि ए का प्रयोग या एन का प्रयोग हम प्लूरल नाउन के साथ नहीं करते हैं, है ना, हम प्लूरल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि यहां से एन को हटाना होगा। हमारा 18 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आते नंबर 19 में। करे क्या, द ऑक्शन कंडक्टेड बाय द बैंक विल बी प्राइस बेस्ड, है ना, यूजिंग मल्टीपल प्राइस मेथड। बहुत ही आपको ये आसान टाइप का एरर है बच्चों। आप लाइन जो दिया गया है ना, आप इसके साइज को देख करके डरने की आवश्यकता नहीं है। करे क्या, द ऑक्शन कंडक्टेड बाय द बैंक विल बी प्राइस बेस्ड यूजिंग मल्टीपल प्राइस मेथड। इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। कारण क्या है, मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा, मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा, तो ये मेथड जो है ना वो मेथड्स में बदलना चाहिए। मल्टीपल मेथड थोड़े होगा, मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा। तब जब एक से ज्यादा का सेंस है तो नाउन भी तो प्लूरल होना चाहिए, तो यहां पर होना चाहिए मल्टीपल मेथड, नहीं मल्टीपल मेथड्स होना चाहिए। यानी कि हमारा 19 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आते नंबर 20 में। वी शुड कीप सच पीपल एट एन आर्म्स लेंथ। बच्चों यहां पर एन का प्रयोग नहीं होगा, ऐसे होगा, है ना। फ्रेज क्या है, कीप समवन, है ना, एट आर्म्स लेंथ।
एट आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ के साथ एन का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि 20 का राइट आंसर हमारा सी होगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में टोटल हम लोगों ने 20 एरर्स को देखा है। ये एरर्स आपके प्रैक्टिस सेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आप अपना मतलब आकलन कर पाएगा कि आपका ग्रामर का लेवल अभी कहां तक है, और यदि कम है तो इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या चीज करने की जरूरत है। बच्चों आज का बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।